नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक नया घटनाक्रम आया है और वो ये बता रहा है कि भारत की नीतियां अंदर खाने बदलने की तैयारी की जा रही है। ऊपर से हमको लग रहा है कि हम गुट निरपेक्ष हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अमेरिका के पाले में खड़ा होने, अमेरिका के गुट में शामिल होने या अमेरिका के अलायंस का हिस्सा बनने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। कैसे पता चला, ये हम आज समझेंगे। और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे ये संकेत निकल कर आ रहे हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत आसानी से समझाने वाला वीडियो रखने वाला हूँ मैं भी आया। नेटो की जो एम्बेसडर हैं, अमेरिकन एम्बेसडर, वो हैं जूलियन स्मिथ। और उन्होंने एक बयान दिया है कि भारत, खासतौर पे साउथ अफ्रीका और इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत इलाके में नेटो की रुचि बढ़ रही है और वो अब भारत जो है उसके साथ में संबंध अच्छे बनाने की तरफ बढ़ रहा है। और भारत उनके साथ आता है तो सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। और ये इस पर निर्भर करेगा कि भारत अंतिम रूप से इस पर क्या फैसला लेता है। ये खबर छपी है। इस खबर को, एक सादा खबर है, इसको देखकर आपको लगेगा कि ठीक है भाई, कुछ प्रपोजल आए हैं, उन प्रपोजल के बेसिस पे अब ये तो भारत सरकार तय करेगी जाना है कि नहीं जाना है। लेकिन अभी यूक्रेन वॉर के टाइम पे, दूसरी चीज़ों पे भारत ने तो ऐसा रुख अपनाया, वैसा रुख अपनाया, तमाम सारी बातें होंगी। लेकिन ये मामला जब डिप्लोमेसी का आता है तो प्रस्ताव बाद में आते हैं और अंदर खाते बातचीत पहले हो जाती है। यानी रिश्ता पहले तय हो जाता है। एंगेजमेंट की जो अंगूठी बनाने की सेरेमनी तो दिखावे के लिए होती है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वो अलग अलग डिफरेंट पार्टनर्स के साथ में नेटो काम कर रहा है और वो एक ऐसी संभावना देख रहा है जिसमें वो दक्षिण एशिया में भी अपनी पैठ बनाए। अब दक्षिण एशिया में नेटो का आना क्या संकेत देता है, इसको समझें। और इसको समझने से पहले आपको नेटो को समझना पड़ेगा। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध होता है। द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद में दुनिया में बहुत सारे देश हार जाते हैं, लेकिन कुछ देश जीत जाते हैं। और वो देश हैं अमेरिका, वो देश हैं यूएसएसआर। और ये सब देश जब जीत जाते हैं तो उसके बाद में यूएसएसआर को एक प्रस्ताव मिलता है अमेरिका की तरफ से कि भाई साहब, क्यों ना हम जीत गए हैं तो हम इसको एक्सप्लॉइट करें, उसके ज़रिए मुनाफा कमाएं, पूरी दुनिया से रिसोर्सेज लेके आएं। तो यूएसएसआर कहता है कि भाई, हम जो है वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, तो हम ये लूटो खसोटो कमाई करने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए हमारी आपके साथ निभेगी नहीं। तो क्या करें? तो अमेरिका ने एक और ऐतराज़ किया, सोवियत संघ ने, कि भाई साहब, आपने जापान पे बम भी गिराया और वो भी हमको भरोसे में नहीं लिया, तो आप ट्रस्टवर्दी पार्टनर नहीं हो सकते। इसलिए आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। इसके बाद पूंजीवादी अमेरिका ने क्या किया कि जो नॉर्थ अमेरिका का दूसरा हिस्सा है कनाडा, उसको साथ में लिया और इन लोगों ने एक प्रस्ताव बनाया और अटलांटिक के दूसरे किनारे पे जो यूरोपियन देश हैं उनको साथ में लिया और एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया, नेटो। नेटो का लक्ष्य था कि शीत युद्ध हो या कुछ भी हो, सोवियत संघ जैसी महान शक्ति, अमेरिका को डर लग रहा था अंदर से कि सोवियत संघ पावरफुल है, बाद में कहीं हम पे हमला करके हम पे कब्जा ना कर ले या जो भी चीज़ें। तो उसने इन लोगों को मिला के एक अलायंस बनाया। 30 देशों के इस अलायंस में ये तय हुआ कि भैया, एक देश का दुश्मन सबका दुश्मन माना जाएगा। यानी अगर मेरे ऊपर हमला हुआ तो सबके ऊपर हमला माना जाएगा और सब एक साथ टूट पड़ेंगे। मेरी सेना सबकी सेना है और सबकी सेना मेरी सेना है। ये ट्रीटी है। इस ट्रीटी के बाद में इसमें कई देश जोड़े गए और ये हुआ कि जब ये सारा खतरा था यूएसएसआर के खिलाफ, एक दामबंदी हुई थी। उसके बाद में उसने एक वारसा संघीय संगठन बनाया। यूएसएसआर ने भी, उसको लगा कि भाई ये बन गए तो हम भी कुछ लोगों का एक संगठन बना लेते हैं। तो फिर क्या हुआ, सोवियत संघ, जो भी चतुराई अमेरिका ने की, जिस तरह से गोरबाचेव को प्लांट किया, सोवियत संघ गिर गया
और वो कई हिस्सों में बट गया। 91 में 15 देशों में टूट गया वो, यूक्रेन उसी में से एक है। तो सोवियत संघ खत्म हो गया। तो ये माना जा रहा था कि नेटो जिस मकसद से बना था उसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि अब तो सोवियत संघ ही नहीं है तो नेटो का क्या करना है। लेकिन नहीं, इन्होंने संगठन को कायम रखा और उसको एक्सपेंशन करते गए। और ये जो नॉर्थ अटलांटिक देशों में रहने वाला नेटो था, इसने एक तो नेटो के मेंबर होते हैं, दूसरा इसके अलावा नेटो के पार्टनर्स बनाने शुरू कर दिए। उसी में से एक जेलेंस्की साहब पार्टनर थे। तो जेलेंस्की भाऊ ने क्या किया कि नेटो के चक्कर में भाव खा गए और उनको लगा कि मैं नेटो की मेंबरशिप ले लूँगा, उसके बाद मेरे दुश्मन सबके दुश्मन और मेरा कुछ रूस बिगाड़ नहीं पाएगा। और नेटो को लगा कि मैं अपने जो मेंबर दोस्त हैं, पार्टनर दोस्त हैं, उनसे चारों तरफ से रूस को घेर लूँगा, रशिया को। रशिया इससे परेशान था और उसने देखा जब यूक्रेन में भी मामला आ गया तो उसने हमला कर दिया। बहरहाल अब आपको लगेगा कि लेकिन भारत की अहमियत देखिए, भारत के आसपास कुछ लोग ये भी कहेंगे मोदी जी की अहमियत देखिए। भारत के साथ में नेटो दोस्ती का प्रस्ताव बढ़ा रहा है, लेकिन ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारत के पास प्रस्ताव आया है। चीन के साथ 9 बार बातचीत कर चुका नेटो पहले। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ भी बातचीत कर चुका और यहाँ तक कि नेटो पाकिस्तान की सेना को ट्रेनिंग तक दे चुका है, इसलिए उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते। और इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो उसके बीच में भारत के लिए एक खतरनाक स्थिति बनती है, और वो ये बनती है कि अगर आप नेटो के साथ जाएंगे तो आपके बगल में चीन बैठा हुआ है, आपके बगल में पाकिस्तान बैठा हुआ है। इनके साथ में आपके संबंध खराब होंगे जैसे ताइवान के हुए हैं। नहीं जाएंगे तो आपको चीन के साथ मिलकर चलना पड़ेगा, ये तो एक अलग चीज़ है। लेकिन क्या भारत नेटो के प्रस्ताव पर अमल कर रहा है? तो ये खुलासा मिलता है आपको इस खबर से, और ये खबर कहती है कि 12 दिसंबर 2019 को बाकायदा भारत ने गुपचुप नेटो के साथ मीटिंग की और किसी को पता भी नहीं लगने दिया। इसको इंडियन एक्सप्रेस ने अब जाके खुलासा किया है कि तब नेटो के साथ भारत ने मीटिंग की थी 2019 में। यानी चुपचाप नेटो के साथ में भारत अपना अलायंस बनाने में लगा हुआ है और उसके साथ संबंध बनाने में लगा हुआ है। अगर आप थोड़ी सी डिटेल में और जाएं तो भारत लगातार धीरे धीरे अमेरिका के नज़दीक जा रहा है। 2016 में मोदी जी ने एक समझौता किया, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसके तहत जो हमारे विमान थे, हमारे लड़ाकू विमान या जो अमेरिका के लड़ाकू विमान थे, वो भारत के हवाई अड्डों से युद्ध की स्थिति में रसद ले सकते थे और उनका इस्तेमाल कर सकते थे। अब कहने को तो ये दो तरफा एग्रीमेंट है, हम अमेरिका के कर सकते हैं, अमेरिका भारत के कर सकता है। हमको अमेरिका के हवाई अड्डों का इस्तेमाल करके कहीं वहीं आसपास कोई युद्ध लड़ना है क्या? नहीं लड़ना। नाम का दो तरफा, लेकिन एग्रीमेंट ऐसा है जिसमें भारत के हवाई अड्डों का इस्तेमाल करके हमारे यहाँ से ईंधन लेकर आसपास में चीन में, वहीं पे जहाँ पे भी युद्ध होता है अमेरिका का, वो हमारे हवाई अड्डों का इस्तेमाल करेगा। किसी से छिपा नहीं है कि अफ़गानिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान के हवाई अड्डों का इस्तेमाल अमेरिका ने किया और उनको वो आखिर में छोड़ने को तैयार नहीं था। बहुत मुश्किल हुई है पीछा छुड़ाने में पाकिस्तान को। इसके अलावा एक और कॉमकासा करके एक एग्रीमेंट हुआ, कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट 2018 में, जिसके तहत दोनों के बीच में गुप्त सूचनाओं और मिलिट्री सूचनाओं और दूसरी चीज़ों का आदान प्रदान किया जाना था। यानी हमारे पास जो गुप्त सूचनाएं होंगी उनका एक्सेस अमेरिका को होगा, यानी हम उसको देने को विवश होंगे, चाहे पेगासस जहाँ से भी लोगे आप। यानी आप जो पेगासस से लोगों की जगह जगह से मोबाइल से जासूसी करके डाटा निकालोगे, या आपको कोई सूचना मिलती है कहीं पाकिस्तान कुछ कर रहा है तो वो सूचना आपको अमेरिका को देनी पड़ेंगी। और अमेरिका को अगर कुछ पता लगता है कि भारत के साथ हो रहा है तो वो सूचना देगा, और ये 2020 में हुआ। इसके अलावा ये 2018 में हुआ, माफ़ कीजिएगा। बेसिक एक्सचेंज ऑफ कॉपरेशन एग्रीमेंट हुआ 2020 में। इसमें ये कहा गया, इंडिया और अमेरिका ने इसको साइन किया, और इसमें ये कहा गया जियो सेप्टिकल इंफॉर्मेशन साझा की जाएगी
अब ये क्या होती है? ये होती है कि मिलिट्री के मामले में जब लड़ाई वड़ाई होगी, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे कौन सी चीज़ है, कहाँ पे दर्रा है, कहाँ सड़क है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ नदी है, ये जानकारियाँ हम एक दूसरे से साझा करेंगे। मतलब अगर अमेरिका लड़ने के लिए युद्ध चीन से आता है या किसी से आता है तो उसको एक एक गली मोहल्ले की जो जानकारी हमारे पास है वो उपलब्ध कराएंगे। ये हमारी इसके अलावा बहुत सारी डिफेंस डील हुई हैं और इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स से जो है वो हेलीकॉप्टर्स हम खरीद रहे हैं 24 MH-60R। इसके अलावा कई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं। स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स 2x2 हमने किया था, याद कीजिए, जब हमारे राजनाथ सिंह और हमारे विदेश मंत्री खड़े हुए थे, उनके भी विदेश और रक्षा मंत्री आए थे, जिसमें बहुत सारी चर्चा हुई और बहुत सारी बातें हुई। तो ये सब जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी भी है जिसके तहत, और इस सारी चीज़ों को मिला के ये पता चलता है कि किस तरह से हम धीरे 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 अमेरिका से दोस्ती कर रहे हैं। अब यूक्रेन के युद्ध के दौरान हमने रूस के आर्थिक बहिष्कार के बावजूद, सैंक्शंस के बावजूद उससे तेल खरीदा। इन सारी चीज़ों को देख के ऐसा लगता है कभी कभी ये तेल की खरीद का मसला भी जो था, जो डिसीजन था, जो फैसला था, वो भी शायद, क्योंकि 2019 में हम बाकायदा बातचीत कर चुके थे, उसमें अमेरिका की रजामंदी थी कि सैंक्शन लगा देंगे तो यूरोप को ईंधन चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए होगी, तो रूस मनमानी ना करे, मोटे दाम ना वसूले, इसलिए वो एनर्जी भारत से रूट होकर मिल जाए। ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जो भी है। लेकिन ये सारी चीज़ों से आपको एक चीज़ पता चलती है, एक पिक्चर मिलती है कि धीरे धीरे अमेरिका के लड़ाई में साथी बनते जा रहे हैं हम। कहीं ना कहीं जो हमारी एक परंपरागत गुटनिरपेक्ष की नीति थी कि हम ना तो इधर रहेंगे ना उधर रहेंगे, उस नीति से हम खिसक रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि नीति के खिसकने के कई मतलब होते हैं। अमेरिका के एजेंडे, अमेरिका के एनवायरनमेंट एजेंडे, अमेरिका के बहुत सारे दूसरे एजेंडे इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में वो हमारे ऊपर लागू होने लगेंगे और हमें उनको मानना पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद।